स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मस्तिष्कीय क्षमताएं जगाने के विज्ञानवेत्ताओं के प्रयास। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आमतौर से मस्तिष्कीय क्षमताओं के संबंध में लोग भाग्यवादियों जैसी उदासीनता अपनाए रहते हैं और सोचते हैं भगवान ने जिसे जैसी प्रतिभा बुद्धिमत्ता दी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। उस क्षेत्र की खामियों को सुधारने और विशिष्टताओं को उभारने में लोग अपने को असहाय असमर्थ मानते हैं, पर वस्तुतः वैसी बात है नहीं। जिस प्रकार व्यायाम से बलिष्ठता, शिक्षा से बुद्धिमत्ता, व्यवसाय से संपन्नता अर्जित की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार मन संस्थान का जादुई भानुमति का पिटारा भी समुन्नत बनाया जा सकता है। कहना न होगा कि मानसिक क्षमता की अभिवृद्धि ऐसी सफलता है जिसे संसार की हर संपदा की तुलना में अधिक वरिष्ठ एवं विशिष्ट मानना पड़ेगा। मनोविज्ञान एवं रसायन विशेषज्ञ डॉक्टर स्किनर के अनुसार 10 अरब तंत्रिका कोशिकाओं वाले 3 पौंड वजन के विलक्षण मानवीय मस्तिष्क में रसायनों एवं विद्युत धाराओं के प्रयोग से इसके रहस्यों को अब जल्दी ही समझा जाने लगा है, जिससे मानवीय सत्ता को देवता अथवा असुर बनाना संभव है। क्या सुविकसित मस्तिष्क की प्रतिभा का स्वल्प विकास अथवा इसके ठीक विपरीत परिवर्तन संभव है? जर्मनी के मस्तिष्क विद्याविज्ञानी डॉक्टर एलन जैक तथा मार्क रोजनबर्ग ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया है। रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के डॉक्टर नाचान क्लाइन ने सर्पगंधा बूटी से एजिमेलिन नामक रसायन निकाला था। इससे उद्दीप्त मस्तिष्क को शांत करने में बहुत सफलता मिली। पीछे इस रसायन को और भी परिष्कृत करके पिपराडोल, क्लोप्रोमेजीन, मेप्रोपसेट जैसी दवाओं का तांता लग गया। अब इन शामक रसायनों के सहारे मस्तिष्क पर छाई चिंता, भय, उद्वेग, आवेश जैसी परेशानियों को एक गोली के साथ गले से नीचे उतारा जा सकता है और आराम के साथ चैन की नींद सोया जा सकता है। यह तो पाश्चात्य शोध की बात हुई। आयुर्वेद में अनेक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें शामक, निद्राजनक, आक्षेपहर के रूप में बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया जाता रहा है। रसायनों की अद्भुत प्रतिक्रिया से परिचित वैज्ञानिक समुदाय अब धीरे धीरे मानस पर हितकर प्रभाव डालने वाली इन वनौषधियों की ओर लौट रहा है। चरक एवं सुश्रुत ऋषियों के आविष्कारों के पुनर्जीवन का क्रम अब फिर से चल पड़ा है। निरापद प्रयोग जानवरों पर ही हो सकते हैं। मस्तिष्कीय शोध के क्षेत्र में सीधे मनुष्यों पर हाथ नहीं डाला जाता। मानस रसायनों के प्रत्यारोपण के प्रयोगों से अब मान्यता बनने लगी है कि यह प्रयोग अगले दिनों मनुष्यों पर भी संभव हो सकेंगे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलन जेकबसन ने प्रशिक्षित चूहों के मस्तिष्क से आरएनए रसायन निकालकर अनाड़ी चूहों मस्तिष्क में पहुंचाया, तो अनाड़ी चूहे भी प्रशिक्षितों की तरह व्यवहार करने लगे। इस संदर्भ में मिशिगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओटो शिमल ने घोषणा की है कि अब हमारे हाथ में मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई है। आशा की जानी चाहिए कि उसका प्रयोग केवल अच्छाई के लिए ही होगा। साथ ही इस खतरे को भी ध्यान में रखना होगा कि इस नवोपार्जित शक्ति का प्रयोग महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी चिंतनधारा के जबरन विस्तार के लिए भी कर सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को न्यूरोलॉजी में शोध हेतु मिला था। ये थे प्रोफेसर हाजकिन, हक्सले एवं एकलिस। इस त्रिगुट ने ज्ञान तंतुओं में एक विद्युत आवेश की खोज की और बताया कि यह बिजली किस तरह तंतुओं और मस्तिष्कीय कोशों के बीच दौड़ती है और टेलीफोन की तरह स्थिति का संवाद संकेत पहुंचाती जाती है। ज्ञान तंतु एक प्रकार के बिजली के तार हैं जिन पर विद्युत आवेगों के साथ संदेश दौड़ते रहते हैं। एक एक तंतु की लंबाई 1,00,000 मील से भी अधिक होती है। इनकी मोटाई 1 इंच के 100वें भाग से भी कम होती है।
इन तथ्यों से मस्तिष्क की विराटता एवं शोध की असीम संभावनाओं का एक अनुमान होता है। 18वीं सदी के अंत में सर विलियम पेनफील्ड ने ब्रेन सेंटर्स को जानने के लिए जो प्रयोग आरंभ किए उनकी श्रृंखला अभी चल रही है। मस्तिष्क विज्ञानी कहते हैं कि स्थूल मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक पुराना एनिमल ब्रेन पूर्वसंचित पार्श्विक कुसंस्कारों एवं अंतः प्रवृत्तियों से युक्त तथा दूसरा ऊंचे स्तर का नया मस्तिष्क जो मात्र मनुष्य को ही मिला है। पहले में दर्द, भय, भूख, यौनेच्छा, थकान, आक्रमण आदि के केंद्र होते हैं जो मुख्यतः जीवन को बनाए रखने एवं नस्ल को जीवित रखने के लिए जरूरी हैं। जो दूसरा नया मस्तिष्क है उसमें और भी अधिक विकसित प्रीफ्रंटल लोब होते हैं जिनका कार्यक्षेत्र विशुद्धतः बौद्धिक है। तर्क बुद्धि, सिविक सेंस, आपसी व्यवहार, योजनाबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण आदि यही निश्चित किए जाते हैं। भावनात्मक आवेगों पर भी नियंत्रण यहीं से होता है। उदाहरणार्थ, प्रयोगशाला में विद्युतीय इलेक्ट्रोडों के माध्यम से बिल्ली की मानसिक स्थिति ऐसी बना दी गई कि वह चूहे पर आक्रमण का स्वभाव भूलकर उससे डरने लगी। खरगोश और शेर की कुश्ती कराई गई तो शेर दुम दबाकर एक कोने में जा बैठा और खरगोश ने इस प्रकार हमला बोला मानो उसे अपनी बहादुरी एवं जीत का पूरा पक्का विश्वास हो। आमतौर से पशु अपने सजातियों से ही यौन संबंध स्थापित करते हैं, पर इलेक्ट्रोडों से प्रभावित जीवों ने अन्य जाति वालों के साथ यौन संबंध स्वीकार करने में उत्साह दिखाया। इसी प्रकार वे अपने अभ्यस्त आहार को छोड़कर अन्य प्रकार का आहार अपनाने लगे। अधिक नींद लाने या बिना सोए ही बहुत समय तक स्वेच्छापूर्वक कार्यरत रहने में भी सफलता मिल गई। विद्युतीय उपचारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के प्रयोग भी पिछले दिनों चलते रहे हैं। इनमें से एक है प्राण प्रहार हिप्नोटिज्म, दूसरा है रासायनिक उपचार। मस्तिष्क को एक सीमा तक इन दोनों साधनों से प्रभावित करने में सफलता बहुत दिनों से मिलती आ रही है। अब उन साधनों को नए ढंग से नए प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने की बात सोची गई है। हिप्नोटिज्म से प्रभावित व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मनःस्थिति को भूल जाते हैं और प्रयोक्ता के संदेशों को शिरोधार्य करते हुए वैसा ही सोचते और करते हैं। मस्तिष्कीय क्षमता को ही व्यक्तित्व का विकास समझने वाले वैज्ञानिकों ने इन दिनों इस संदर्भ में कई दृष्टियों से विचार किया और कई उपाय सोचे हैं। वे यह भी मानते हैं कि परिवार एवं समाज के वातावरण का मनुष्य के चिंतन एवं स्वभाव पर असर पड़ता है, इसलिए शिक्षा तथा परंपरा के क्षेत्र में कुछ ऐसा समावेश होना चाहिए जिसके प्रभाव से आज का मनुष्य कल की अपेक्षा बुद्धिमान, साहसी और सद्गुणी हो सके। इसके अतिरिक्त उनका विशेष ध्यान इस बात पर भी गया कि ब्रेनवॉशिंग के कारगर उपाय ढूंढ निकाले जाएं। इस संदर्भ में कम्युनिस्ट देश सबसे आगे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों का सफाया करके सिरदर्द से छुटकारा पाने के उपायों में अत्यधिक उत्साह दिखाया है। वहां ऐसे प्रयोग भी हुए हैं कि प्रतिपक्षी मान्यता वालों पर ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव डाले जाएं ताकि वे अपनी पूर्व मान्यता को छोड़कर नए निर्देशों को हृदयंगम करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत हो जाएं। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर एनोरबीन ने कई प्रयोग करके यह दिखाया कि मनुष्य को सुख या दुख की अनुभूति कराने वाले मस्तिष्क से स्रवित होकर रक्त में मिल जाने वाले दो विभिन्न प्रकार के रस हैं। इन रसों का स्राव स्वतः नहीं होता, वरन अच्छे बुरे विचार एवं भावनाओं के कारण होता है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क में ऐसे सूक्ष्म संस्थान हैं जिनका संबंध रेटिकुलर फॉर्मेशन से है। वहीं से कुछ रसों का स्राव होता रहता है। एक प्रकार के रस से प्रसन्नता, प्रफुल्लता, मुस्कान, हंसी, मृदुलता, शिष्टता, सौम्यता आदि गुण फूटते रहते हैं। दूसरे प्रकार के रस से मनुष्य चिंतित, दुखी, निराश और उद्विग्न बना रहता है।
ये अनुसंधान और प्रतिपादन यह सिद्ध करते हैं कि मस्तिष्क के रूप में एक अलौकिक सामर्थ्य से भरा पूरा देवता हमारे भीतर ही सिंहासनारूढ़ है। वह अदृश्य होते हुए भी सर्वसमर्थ है। पूजा अर्चा के अन्य बाह्य प्रयोग निष्फल हो सकते हैं, पर मन सरंजाम को समुन्नत बनाने की साधना ऐसी है जिसे निष्ठापूर्वक करते रहने वाले निहाल होकर ही रहते हैं। यह तो अध्यात्म विज्ञान की चर्चा हुई। पदार्थ विज्ञान का तरीका इससे भिन्न है। इन दिनों विज्ञानवेत्ता मानवीय मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिन शोधों में संलग्न हैं, जिन आविष्कारों को प्रत्यक्ष करने एवं जिन उपकरणों को विनिर्मित करने में प्रयत्नशील हैं, वे काफी जटिल हैं। उनमें यह आशंका भी है कि यदि यह नियंत्रण का प्रयास त्रुटिपूर्ण रह गया तो जिस पर प्रयोग किया गया है वह मानवीय सभ्यता से भिन्न किसी दैवी दानवी स्तर को अपनाकर स्वयं विचित्र सिद्ध हो सकता है और विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इस आशंका से किस प्रकार बचा जाए, यह पहेली शोधकर्ताओं को बेतरह हैरान किए हुए है। यदि उनके आविष्कार एक बार कोई असाधारण विद्युत तरंग व्यापक क्षेत्र में फैलाकर लोगों की विचार शैली को किसी विशेष दिशा में मोड़ दें, मस्तिष्कीय संरचना एवं प्रवाह प्रक्रिया में हेर फेर उत्पन्न कर दें, तो फिर उनका प्रभाव वंश परंपरा बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही चला जाएगा। एक बार सरल संरचना को किसी बड़े झटके से मोड़ा तोड़ा जा सकता है, पर बार बार यह प्रयोग सफल नहीं होगा। गीली लकड़ी को एक बार मोड़कर किसी खास शक्ल का बनाया जा सकता है, पर जब वह उस स्थिति में मजबूत हो जाए तो बार बार मोड़ना संभव न होगा। मस्तिष्कीय संरचना प्रकृति प्रदत्त क्रम के अनुसार गीली लकड़ी की तरह है, पर पीछे जब उसे रेडियो सक्रिय ऊर्जा की भट्ठी में तपाकर एक ढांचे में ढाल दिया जाएगा तो उसमें भिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकना सरल न रहेगा। प्राचीन काल में मस्तिष्कों की सुधार प्रक्रिया ऐसे लोग संपन्न करते थे जिन्होंने अपने मस्तिष्क को इसके लिए समर्थ और प्रशिक्षित बना लिया था। योग साधना, तपश्चर्या, प्रगाढ़ तत्वचिंतन एवं परमार्थ प्रायणता का आश्रय लेकर किसी भी उर्वर मस्तिष्क को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह अपने प्राण प्रवाह से समीपवर्ती लोगों को सुचिंतन के लिए उत्तेजित कर सके और सद्भावनाओं से ओतप्रोत गतिविधियां अपनाने के लिए बाध्य कर सके। प्राचीन काल के ऋषि मुनि यही कार्य करते थे। अब उसे विज्ञानवेत्ता यंत्र उपकरणों के माध्यम से विद्युत उपकरणों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। बुढ़ापे के साथ घटती स्मरण शक्ति की रोकथाम करने के लिए अभी अभी मैग्नीशियम पेमोलिन साइलर्ट नामक औषधि बाजार में आई है। साथ ही यह प्रयास भी जारी है कि कोई विचार मस्तिष्क पर बेतरह सवार हो गया हो तो उसे किस प्रकार भुलाया जाए। स्मृतियां भी यदि धुंधली न पड़े और आरंभकाल की तरह आगे भी सतेज बनी रहें तो समझना चाहिए कि एक सप्ताह में ही वह पागल हो जाएगा। मृत्यु शोक जैसे आघात अपनी तीव्र स्थिति में कुछ मिनट ही रहते हैं, उसके बाद वे धुंधले और सह्य बनते जाते हैं। यदि वे यथावत बने रहे तो मस्तिष्कीय चेतना को पक्षाघात ही मार जाएगा। उत्तेजित स्थिति की भांति ही स्मृति की प्रखरता भी एक विपत्ति है। उसे यथास्थिति धूमिल करना भी अपेक्षित होता है। ऐसे रोगियों के लिए भुलाने की दवाएं इजाद की गई हैं। खाद्य पदार्थ केवल रक्त मांस ही नहीं बनाते, उनके सूक्ष्म अंश मस्तिष्कीय चेतना में रुझान भी उत्पन्न करते हैं। खाद्य पदार्थों की सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति का निर्धारण इसी आधार पर हुआ है कि अंतः मानवीय चेतना पर उनका भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ता है और वे चिंतन के प्रवाह को किस दिशा में मोड़ते हैं। दैनिक खाद्य पदार्थों में भक्ष्य अभक्ष्य का विभेद भारत में इसी दृष्टि से होता रहा है। इसके अतिरिक्त यज्ञचरु, पंचामृत, सोमरस, ब्रह्मकल्प सरीखे देवहव्य विनिर्मित करने की प्रक्रिया भी धार्मिक कर्मकांडों के साथ संपन्न की जाती रही है,
जिनका सेवन करने से मनुष्य की प्रकृति में भरे हुए दोष दुर्गुणों का निष्कासन और सद्भाव अभिवर्धन का उद्देश्य पूरा हो सके। देव प्रसाद वितरण के पीछे यही प्रयोजन सन्निहित है। खाद्य पदार्थों की मूलभूत सूक्ष्म सात्विकता के साथ साथ यदि उनमें मंत्र विधान एवं आत्मबल के समन्वय का अन्य उपाय जोड़ दिया जाए तो वे देवहव्य भी वांछनीय विचार परिवर्तन संपन्न कर सकते हैं। मस्तिष्कीय चिकित्सा की यह अनोखी लगने वाली पद्धति प्राचीन काल से बहुप्रचलित रही है और योगी तपस्वियों द्वारा उसका लाभ असंख्य जनसमूह को दिया जाता रहा है। मस्तिष्क को उद्दीप्त करने के लिए रसायनों के प्रयोग की परंपरा बहुत पुरानी है। सोमरस से लेकर मदिरा, आसव, ब्राह्मी, गांजा, चरस, भांग, अफीम, तंबाकू, चाय, कॉफी से लेकर अब LSD तक की विविध मादक प्रक्रियाओं का यही आधार है। अब मानसिक उद्दीपन को शांत और शिथिल करने के भी रासायनिक उपाय ढूंढ लिए गए हैं। ट्रैंक्विलाइजरों से केमिस्टों की दुकानें भरी पड़ी हैं। उनकी बिक्री दिन दिन जिस तेजी से बढ़ रही है उसे देखते हुए लगता है कि वे औषधियां एक अपरिहार्य आवश्यकता बनने जा रही हैं। शरीर शास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार क्रोध, आवेश, चिड़चिड़ापन और विक्षोभ एक प्रकार का शारीरिक रोग है जो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होता है। सीगामिलर, रीजेन ब्लूम, केली आदि वैज्ञानिकों के कथनानुसार क्रोधी मनुष्य में बढ़े हुए यूरिक एसिड का कारण एक हाइपोजैंथिन ग्वागिन फास्फोराइवोसिल ट्रांसफरेस नामक एंजाइम की कमी पड़ जाना है। यह रसायन अक्सर पुरुषों में अधिक घट जाता है। स्त्रियों में इसकी उतनी कमी नहीं पड़ती। यही कारण है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक क्रोधी और चिड़चिड़े पाए जाते हैं। यदि यह एंजाइम शरीर में प्रविष्ट कराया जा सके तो यूरिक एसिड की मात्रा घट सकती है और क्रोधी स्वभाव का मनुष्य हंसमुख बन सकता है। मानवीय मस्तिष्क की मोड़ तोड़ करने के लिए भौतिकी ऊर्जा प्रवाह का उपयोग करने के खतरे समझे जाने चाहिए। चेतन के ऊपर जड़ का आधिपत्य जमाने का प्रयोजन यदि सफल हो गया तो देर सवेर में वह खतरा ही सामने आएगा जिसमें सत्ता के लालची सारी विश्व चेतना को अपनी मानसिक दास्तां में जकड़ लें। जिनके अंतःकरण आज आदि से अंत तक भौतिकवादी स्वार्थपरता में निमग्न हैं, वे इसी परिधि में सोचेंगे और इसी प्रकार के कदम बढ़ाएंगे। मस्तिष्कीय चेतना पर नियंत्रण करने की सफलता अंततः मानवीय सभ्यता के उत्कर्ष भाग का हनन ही करेगी। इसलिए इस प्रयोग को उसी स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए जिस प्रकार की प्राचीन काल में किया जाता रहा है। कुछ मनस्वी लोग अपने मस्तिष्क और व्यक्तित्व को ही ऐसा संयंत्र बनाए जिसमें लोक मानस को उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ने की क्षमता भरी हुई हो। मस्तिष्कीय नियंत्रण पर व्यापक सफलता यदि प्राप्त करनी ही है तो वह आत्मविज्ञानियों द्वारा उपलब्ध की जानी चाहिए। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।